साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आए हैं। कई सारे मित्रों ने मुझे लगातार कमेंट्स बॉक्स में लिखा, व्हाट्सएप पे जाके लिखा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो होती है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आरटीआई के दायरे में आती हैं या नहीं आती हैं। इस बारे में सर बताएं। कई लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था, लगभग 300 से 350 लोगों ने एक ही सवाल पूछा लगातार। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी विषय है, इसलिए मैंने इस विषय को तैयार करके आप लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आ रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही जानकारी इसमें आपको मिलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप ना करें, पूरा देखें। और साथ ही जो मेरे व्यूवर्स हैं, नए और पुराने व्यूवर्स दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप तक वो वीडियो पहुंचने में कुछ भी देरी हो। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। इसके लिए आप तत्काल रूप से वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हमारा जो आईडी है वो सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक। कई सारे मित्र लगातार लिख रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है या हाउसिंग सोसाइटी जिनको कहते हैं, क्या वे आरटीआई के दायरे में आते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हाउसिंग सोसाइटी में, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या कोई फ्लैट्स में आप रहते हैं या किसी कॉलोनी में आप रह रहे हैं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी है। ज़्यादातर जो हमारे जो जो शहर हैं, मेट्रो सिटी जो हैं, मेट्रो सिटीज़ में जो फ्लैट कल्चर है, फ्लैट्स जो होते हैं, तो फ्लैट्स में एक सोसाइटी होती है जो उसका रखरखाव करती है, उसकी देखभाल करती है। तो ऐसे में क्या रखरखाव करने वाली संस्था, जो सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको हम बोलते हैं, क्या उनसे हम आरटीआई के जरिए पूछ सकते हैं कुछ भी सवाल? क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनका कितना आय और कितना व्यय हुआ, कितना उन्होंने रुपया कमाया, कितना खर्च किया, किस मद में खर्च किया, क्या क्या काम उन्होंने कराए, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी थी? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आरटीआई की धारा 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि आरटीआई के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको आरटीआई की धारा 2 बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना। आरटीआई की धारा 2 के बारे में आप लोग जानें, उसको पढ़ें। और यहाँ पर मैं आपको नटशेल में बता दूँ कि जो हाउसिंग सोसाइटी हैं, अगर वो हाउसिंग सोसाइटी कहीं भी, हाउसिंग सोसाइटी एज ए एनजीओ होते हैं, वो भी कहीं ना किसी सरकारी कार्यालय से रजिस्टर्ड होते हैं। और जो संस्थाएं जो किसी न किसी सरकारी कार्यालय से रजिस्टर हैं, उनमें आप इसकी मांग कर सकते हैं, आरटीआई की मांग आप कर सकते हैं। वहाँ आपको आरटीआई देना जो होगा, हाउसिंग सोसाइटी के जो अध्यक्ष होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनके नाम से आप पत्र लिख करके आरटीआई को मांग सकते हैं, आपको आरटीआई मिलेगी। बहुत सी जगह पर देखने में आता है कि हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, बस एवं ही कुछ लोगों ने संगठन बनाया और एवं ही उसको रन कर रहे हैं, बिना बात के उसको रन कर रहे हैं। कहीं भी डॉक्यूमेंट पर वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए आप वहाँ किससे सवाल पूछेंगे? जब कोई चीज़ कहीं गवर्नमेंट में कहीं रजिस्टर होती है तो वहाँ उनकी लाइबिलिटीज़ तय होती हैं, वहाँ उनकी देनदारियाँ, लेनदारियाँ, पूछताछ तय होती है, संबंधित अधिकार तय होते हैं, उनके दायित्व तय होते हैं। जब कोई चीज़ रजिस्टर नहीं है तो आप किससे सवाल पूछेंगे, किसको आरटीआई देंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे मामलों में आप आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामले जो हैं वो आरटीआई से, ऐसी चीज़ें आरटीआई से दूर रखी गई है। आप जो है, अगर हाउसिंग सोसाइटी से जानकारी लेना चाहते हैं आरटीआई के ज़रिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेक्शन 2 में जो चीज़ें बताई गई हैं, वहाँ किसी न किसी चीज़ से वो हाउसिंग सोसाइटी गवर्न करती हो, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हो। कई मामलों में देखा जाता है कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आरटीआई की सूचनाएं नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम स्वयं वित्त पोषित हैं, हमें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती, हमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलता है, इसलिए हम इस दायरे में नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो इस दायरे में आते हैं और उनको सूचना देना अनिवार्य है। सेक्शन 2 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अगर वो नहीं मानते हैं इस चीज़ को, तो आप अपने ज़िले के जो भी डीएम होंगे, या अपने ज़िले के डीएम को, या जिस कार्यालय से, चिट्स ऑफिस या सोसाइटी ऑफिस से ये सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, तो चिट्स ऑफिस या सोसाइटी ऑफिस जहाँ से सोसाइटी आपकी दर्ज है, रजिस्टर है, या फिर अपने ज़िले के जिलाधिकारी कार्यालय में आप एक शिकायती पत्र दे सकते हैं
कि आपकी सोसाइटी सही से काम नहीं कर रही है, किसी सरकारी अधिकारी को इसका एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, नियंत्रक बना दिया जाए, प्रशासक बना दिया जाए। तो ऐसे में जो आपके क्षेत्र से सोसाइटी ऑफिस होंगे, वे भी जिलाधिकारी को एक लेटर प्रेषित करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप इसको मसले को देखिए और वहाँ पे आप प्रशासक या नियंत्रक जो है, एडमिनिस्ट्रेटर को आप नियुक्त करिए, या आप डीएम को देंगे तो वो भी किसी ना किसी को नियुक्त करेंगे। तो ऐसे में जब किसी सोसाइटी का कोई प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रक हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है, तो उससे आप उस सोसाइटी की सीधे सीधे सूचनाएं मांग सकते हैं। आशा करता हूँ आज के वीडियो में जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं करता मैं, वीडियो में कोशिश करता हूँ 5 से 6 मिनट में ख़त्म हो जाए। इसके अलावा आपके सवाल, आपके सुझाव मैं आमंत्रित करता हूँ, आप मुझसे सवाल अपने पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए अपने सवाल। हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।